कश्मीर की चुनावी डायरी में आज हम आपको लेकर चलेंगे कुलगाम। कुलगाम जो दक्षिण कश्मीर का एक ज़िला है और पहले चरण के मत में जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो दक्षिण कश्मीर की हैं। लगभग 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहां पर फर्स्ट फेज़ में चुनाव होने वाले हैं और उनमें से कुलगाम एक है। दरअसल जब भी कुलगाम का नाम आता है तो आतंक का नाम सामने आता है क्योंकि पुलिस की फाइल्स में उसे एक टेरर हॉटबेड के नाम से दर्ज किया जा चुका है। तो वहाँ पर हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से मिलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुलगाम की सीट के बारे में। दरअसल जो कुलगाम की सीट है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि दक्षिण कश्मीर में है, वहाँ से लगभग 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बेसिकली ये जो फाइट है वो ट्रायंगुलर है। पीडीपी और साथ में जमात जो है वो भी चुनावी मैदान पे वहाँ पे उतरी है और कांग्रेस एनसी ने अपनी ये जो सीट है वो सीपीआई-एम के यूसुफ तारिगामी के लिए छोड़ी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक यूसुफ तारिगामी साहब जो हैं वो 5 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और इस बार लेकिन क्योंकि ये पहला चुनाव है डीलिमिटेशन के बाद, वहाँ पर कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर जोड़े गए हैं, जैसे कि यारीपुरा तहसील है और कुलगाम की तहसील है। तो ये जो फाइट है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, बताया जाता है कि ये जो एरिया है वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर के ज़रिए जो है वो लेता है। पहले इसे राइस बाउल बोला जाता था लेकिन अब इसे एप्पल बाउल बोला जाता है। वहाँ पे काफ़ी सेब भी जो हैं वो उगते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक 1,47,000 के आसपास वहाँ पर वोटर थे, लेकिन अब क्योंकि डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ जो हैं वो एसटी वोटर्स भी वहाँ पर ऐड किए गए हैं। यारीपुरा से भी कुछ जो वोटर्स हैं वो वहाँ पर ऐड किए गए हैं। दरअसल जब यहाँ पर लोकसभा में चुनाव हुए थे तो जो एनसी के कैंडिडेट थे मियां अल्ताफ, उन्हें लगभग 19,864 वोट मिले थे और महबूबा मुफ्ती, क्योंकि अनंतनाग में ये इलाका आता है, महबूबा मुफ्ती को 11,992 वोट मिले थे। तो 8 से 9,000 के वोट के बीच चलते मियां अल्ताफ जो है वो यहाँ से जीते थे। तो यहाँ से लोगों से समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि हालांकि क्योंकि 1 लाख के आसपास वहाँ का वोटर जो है संख्या है, लेकिन लोग इतने कम क्यों वोट करने आते हैं ये भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 1962 में यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद भट्ट साहब जो हैं वो यहाँ से जो है चुनाव जीते थे। वही 1967 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीते थे। अब्दुल रज़ाक मीर जो जमाते इस्लामी के 1972 में यहाँ से चुनाव जो जीते थे। 1977 में फिर ये जो सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गई थी, गुलाम नबी डार के पास। 1987 में जो हैं फिर से अब्दुल रज़ाक मीर जो इस बार मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट से चुनाव लड़े थे, उन्हें ये सीट मिली थी। ये सब जो सीट्स की हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा सीट्स की चर्चा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि गुलाम नबी और साथ में जो मीर साहब हैं दोनों का असैसिनेशन हुआ था, ऐसा पुलिस की फाइल्स में दर्ज है। एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स गुलाम नबी साहब जो हैं उनके ऊपर ग्रेनेड मारा गया था और जबकि जो अब्दुल रज़ाक मीर साहब हैं उन्हें घर से बाहर निकाल कर मारा गया था। तारिगामी साहब जो हैं सबसे पहले चुनाव जो हैं 1996 में जीते, 2002 में जीते, 2008 में जीते, 2014 में जीते। 2014 में बताया जाता है कि उनका जो मार्जिन था वो बहुत कम था, लगभग 300-350 के आसपास जो था वो मार्जिन था। तो यही वजह है कि बताई जा रही है कि जो इस बार जो फाइट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लोगों का कहना है इस बार लोग जो हैं वो ज़्यादा निकल कर वोट करने आएंगे। क्योंकि जो 2014 की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो तारिगामी साहब को 20,574 वोट मिले थे तब, और जो पीडीपी के थे लावे साहब उन्हें 20,240 वोट मिले थे। तो महज 354 से वोटों से तारिगामी साहब जो हैं वो जीते थे। अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं जैसे कि आपको बता रही थी लगभग 1,17,000 के आसपास वोट है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रेशियो है मेन और वुमेन के बीच में वो लगभग सेम है।
58,477 जो हैं मेल्स हैं जो वोट करेंगे और 58,845 फीमेल्स यानी महिला वोटर्स हैं इस इलाके में। 134 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो इस यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। तो आज पूरा दिन हम आपको कुलगाम में घुमाते रहेंगे, वहाँ से लोगों से रूबरू होंगे, नौजवानों से रूबरू होंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि फोकस जो है वो युवा वर्ग पर ही है और फोकस इस बात पर भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर सामने आए। तो ये हम आपको दिन भर दिखाएंगे, लेकिन अभी चुनावी डायरी में हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम इस वक्त नेशनल हाईवे पे खड़े हुए हैं और ये जो मेरे पीछे आप हाईवे देख सकते हैं, ये रनवे की तरह भी अभी कुछ महीने पहले इस्तेमाल हुआ था, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ उतरे थे। इमरजेंसीज के लिए इसे हवाई पट्टी भी बनाया गया है। ये वैसे तो ये हाईवे है जो श्रीनगर इलाके से साउथ कश्मीर को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ थे वो भी उतरे थे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, इसे यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं साउथ कश्मीर की चुनावी डायरी में, लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं यूसुफ तारिगामी साहब से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे डायनेमिक्स क्या है, राजदारी में वहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलिए चलते हैं कुलगाम। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी ज़मीन तलाश रही हैं। इंडिपेंडेंट्स भी इस बार खूब बड़ी संख्या में जो है वो उतर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हो सकते हैं। फिलहाल हम कुलगाम में, हमारे साथ तारिगामी साहब हैं जो CPI-M की सीट से यहाँ पर लड़ रहे हैं और 5 बार यहाँ से चुनकर विधायक जा चुके हैं। लेकिन इस साल क्या उनकी किस्मत उन्हें दोबारा से विधानसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी, खुद उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या लग रहा है अभी? मैं किस्मत की बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि लोगों की मर्जी से जाने का इरादा है। और आप दाएं बाएं देख लीजिए, हवाएं बता रही हैं, माहौल बता रहा है क्या एक बार फिर मुझे ये जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। ये मेरा यकीन है और कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि आज के चुनाव रूटीन चुनाव नहीं है। वो इस लिहाज से 2018 के बाद शायद एक ही रीजन पूरे मुल्क में रहा है जहाँ चुनाव नहीं हुए असेंबली के, और सुप्रीम कोर्ट और बाकी इंटरवेंशंस की बुनियाद पर अब चुनाव हो रहे हैं। और मेरी नज़र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। अब शायद अब वो भी महसूस करते होंगे कि डिनाइल ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ऑल दैट, उससे परेशानी में इजाफा ही होगा, उससे एतमाद साजी का सिलसिला न शुरू हो सकता है न आगे बढ़ सकता है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि आपके बाहर लोग भी ये महसूस करते हैं, जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक़ है, कश्मीर का ताल्लुक़ है, कि हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कोई दरवाज़ा नहीं है, प्लेटफार्म नहीं है जहाँ हमारी बात कोई सुने। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेटिक रूल है, अफसरशाही ने खूब पाँव जमाए हैं यहाँ पिछले कई सालों से। तो इस वजह से न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी अगर आप जाएंगे, बेशक वो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो भी नाखुश है जो कुछ होता आया है। वो भी चाहते हैं कुछ दरीचे खुले, दरवाजे खुले, जहाँ बात हमारी कहीं पहुँच जाए, हमारी फरियाद कोई सुने। तो इस वजह से मौजूदा असम्बली चुनाव मखसूस सूरत हाल में हो रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोग इसकी अहमियत को समझते हैं और हमें उम्मीद है लोगों में उत्साह भी है, एंथुसियाज़म भी है, इसीलिए गहमा गहमी भी है, पार्टिसिपेशन
का लेवल भी उम्मीद है कि बढ़ ही जाएगा। सर इस बार जमात भी जो है वो चुनाव लड़ रही है, कुलगाम से भी वो ज़मीं जो है चुनावी मैदान पर उतरी है। आपको क्या लगता है अच्छी पहल है या नहीं है? अगर उनके ऊपर बैन था, उन्हें फिर भी चुनावी मैदान में आना चाहिए था या नहीं? नहीं, मैं उनका एडवाइज़र नहीं रहा हूं कभी कि उन्हें क्या करना चाहिए। और सिर्फ इतना है कि सबसे पहले वो चुनावी अमल से कब दूर रहे थे, ये मेरा सवाल है, जानकारी देने के लिए सुनने वालों को, देखने वालों को। मैं तब जेल में था जब 72-71 में बांग्लादेश बनने के बाद चुनाव हो गए असेंबली के। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि प्लेबिसिट फ्रंट था, उन पर भी पाबंदी थी और हमारे ग्रुप पर भी पाबंदी थी। हम भी गिरफ्तार थे। तो उस वक्त इन्होंने चुनाव लड़ा तो पहली बार असेंबली में उनको दाखिला मिला। वो आप कहिए कि एक प्रोसेस के ज़रिए हुआ, बैकडोर आशीर्वाद से हुआ। बाकी सब लोग बंद आए भाई, मैदान खाली। अब क्रेडिबिलिटी का सवाल है, इन्होंने अपनी खदमात पेश की और मंजूरी मिली सरकार से, तो ये रिश्ता पहले से ही है इनका। और उसके बाद इस बार उनकी बैकडोर एंट्री है या फ्रंट डोर है? नहीं, मैंने कहा कि वो बैकडोर एंट्री है या क्या है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और किसी ने मुझे कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार, मैंने कहा यार पूरा सुन, पूरा देख, पूरा परख, दाएं बाएं देख, कितने पर हैं, कितने आज़ाद हैं और कहाँ दुम है और कहाँ सर है, कहाँ पाँव हैं, थोड़ा सा जायज़ा ले ले, या देर हो जाएगी, कुछ वक्फे के बाद आपको भी पता चलेगा आज़ाद नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही बात कर लेते हैं अब। और वो बेशक से उनकी पार्टी लड़ रही है चुनाव, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं खुद इनके लिए प्रचार करने नहीं आऊँगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो कांग्रेस में वापस आ जाते तो अच्छा होता? अभी तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैंने अभी आज़ाद साहब का नाम नहीं लिया, मैंने इनके आज़ाद होने के बारे में I know, हाँ वो कहा। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैंने तब भी कहा था, बहुत पहले कहा था, क्या पार्टियां बदलना हर एक का कर्तव्य है, पार्टियां बनाना भी। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था, उनको अच्छा नहीं लगा कोई खुदकशी ना करे, एक कनक्लेव में मैंने कहा था। तो वो बड़े कद के लीडर रहे हैं, तो वो खुद जायज़ा ले सकते हैं अपनी करने का, अपने जो भी उनका फैसला रहा है। बहरहाल मेरे ख्याल में मुनासिब इसी हद तक है कि वो खुद ही मजाज हैं अपने बारे में कुछ कहने के। सर आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। इंडिया अलायंस की जैसे अभी एक राहुल गांधी की रैली हुई थी डोरू में, तो काफ़ी लोग वहां तक पहुंचे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस को अपनी दम पर सीट्स मिल जाएंगी कि वो खुद ही सरकार बना पाएगी? क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो कहती हैं कि पीडीपी जो है वो एक जो है काम करेगी हेल्प करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। मैं एक चीज़ बताऊंगा, इंडिया अलायंस की अभी जो ये असेंबली चुनाव के बारे में, पहले इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक बना था पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए। अब फिर ये आपस में हमारा तालमेल रहा है, इत्तेहाद रहा है, ये ज़रूरत है। आज के चुनाव अनप्रेसिडेंटेड है, पिछले कई सालों के जो भी तजुर्बा है हमारे सामने, उसको ध्यान में रखते हुए वो ये है क्या, इस असेंबली को डिसआर्म पहले ही करके रखा गया है और काफ़ी डिसएम्पावरमेंट, उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या कुछ नहीं किया। अब कुछ लोग कहते थे कि पहले हमें स्टेटहुड मिले, उसके बाद हम चुनाव में लड़े। मैंने कहा फिर आपने जन्म इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अब क्यों असेंबली का चुनाव बिगुल बजने से पहले ही उन्होंने क्या किया, फर्दर अमेंडमेंट्स इन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसमें मोर एम्पावरमेंट फॉर एम्पावरमेंट एलजी को किया गया। इतना ही नहीं किया गया बल्कि इसके अलावा अभी जो यूनियन बजट पेश हुआ, तो उसमें हमारे खिते का भी बजट पेश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर। उसमें पुलिस का बजट जो है उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। व्हाट डज इट मीन? डू वी डोंट हैव दिस कैपेसिटी ऑफ
determining the budget of our own, one of the important organs of our government. तो पुलिस का कंट्रोल ये इसलिए क्योंकि कंट्रोल थानेदार साहब उनकी मर्जी का ही रहेगा, और लगता है कि थानेदार साहब की इतनी ज़रूरत क्या है उनकी मर्जी रहने का। शायद वो जो पिटाई का सिलसिला है अभी भी इरादा है, राहत देने का सवाल नहीं। तो माय पॉइंट इज़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़ास तौर पर बीजेपी की तरफ से जो उनका एक जो भी उन्होंने किया, और नैरेटिव ही नहीं बल्कि जो हमें क्या बताएंगे, कभी आपके साथ मौका मिले, आपकी चैनल भी वगैरह मौका दे, क्या जो किया गया वो अच्छा नहीं किया, मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। आई वॉज टॉकिंग टू ए फ्रेंड जस्ट नाउ कि ये सिर्फ असॉल्ट नहीं था जम्मू कश्मीर के राइट्स पर, इट वाज एन असॉल्ट ऑन द रिपब्लिक इटसेल्फ वट एवर दे डिड विज़ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे डर वो है। बहरहाल कभी उस पर बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि आने वाले वक्त में ज़रूरत है इस बात की कि सेकुलर जम्मू कश्मीर को तोड़ना नहीं, कम्युनिटीज़ को डिवाइड करना नहीं। सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ ये तमाशे अगर हों तो इससे नुकसान होगा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि है, अभी आपने देखा ये कह रहे हैं कि टेररिज्म ख़त्म हुआ तो जम्मू में घुस गए और वहाँ कितने फौजी हमारे मारे गए। अफसोसनाक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है, हमारा मशवरा वो सुनेंगे नहीं, लेकिन एक सिटीज़न होने के नाते हमारा अधिकार बन जाता है कि हम एक्सप्रेस कर ले कि दीज पॉलिसीज नीड टू बी स्टॉप्ड समवेयर और फॉर द गुड ऑफ द कंट्री एज अ होल। और यहाँ साइलेंस, फोर्सड साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझना बड़ी गलती होगी। आज तक ऐसा हुआ है, ये गलती दोहराई ना जाए। लोग नहीं, जैसे बीजेपी तो कहती है पत्थरबाजी खत्म हो गई है और लोग जो है एक अलगाववाद खत्म हो गया। मैं यही कहूँगा कि पत्थर लोग वगैरह नहीं चलाएंगे, नहीं चलाया तो ये जम्मू में क्या हुआ है ये अभी रियासी में क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे मौके आज से पहले भी कई बार आए, लगा अमन ही अमन है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद 2014 में जब पार्लियामेंट के चुनाव और असम्बली के चुनाव हुए, इनसे पूछ लीजिए आप, कश्मीर के और भी लोगों से पूछ लीजिए आप, कितनी पार्टिसिपेशन थी, कितना विगरस कंपेनिंग हो रही थी। आज रात को नहीं हो रही है कंपेन, उन दिनों रात को भी कंपेन हो रही थी, बसों में, ट्रकों में वगैरह, तो चहल पहल थी। लेकिन मुझे बताइए उसके बाद 2016 हुआ, बाहर निकले नहीं। हम दौड़कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गए, अपोजिशन पार्टीज, हम दौड़कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप खामोशी को एक्सेप्टेंस से ताबीर ना करें। ठीक है। राम माधव साहब का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जो मिलिटेंट्स हैं वो इंडिया अलायंस के लिए, खास करके एनसी के लिए जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। पता नहीं, वो नजूमी हो सकते हैं, जानते हैं मुझे, मैं भी उनको जानता हूँ थोड़ा थोड़ा। नजूमी मैं हूँ नहीं, उन्हें शायद ये शर्फ हासिल हो, लेकिन जितना हमको दिखने को मिलता है जमात इस्लामी को कैसे ताबीर किया था इन्होंने कुछ साल पहले, उनके बयानात, उनके नहीं उनके साथियों के बयानात, आज वो आज़ाद हो गए, आज चुनावी अमल में आ गए। ये कोई उनसे सीखे सर्टिफिकेट देना, बिल्कुल मैंने अभी वो सबक पढ़ा नहीं। इंजीनियर रशीद साहब के लिए क्या कहेंगे? इंजीनियर रशीद जो अब दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेल का भी ऑर्डर जो है 11 सितंबर को आना है। आएगा तो अच्छी बात है, मैं बेल ऑर्डर के बारे में इतना ही कहूँगा, आना चाहिए। आप पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन ये इनका जो सिलेक्टेड अप्रोच क्यों, वहाँ और भी लोग बंद हैं, इन्हीं टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम है, शबीर शाह है और भी लोग हैं यार, उनके बारे में भी कर्म करो ना। काफ़ी लोग हैं जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हैं, छोटे छोटे जुर्मों में बंद हैं। एक बार नहीं, एक दरवाजे से छोड़ो, दूसरे दरवाजे से बंद करो, बड़ी लिस्ट है यार।
क्या आपको लगता है कि जब से ये धारा 370 हटाई गई है, पीएसए कानून काफ़ी ड्रकोनियन कानून माना जाता है, तो क्या इस तरह के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है? मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी आपने कहा पीएसए ड्रकोनियन कानून है। इसकी इफ्तिताह समझते हैं ना, शुरुआत हुई थी लागू होने में, वो यूसुफ, उन दिनों में तारिगामी नहीं था, यूसुफ था, शेख साहब का दौर था। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना था वो 78 में, उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया गया। एंड आई वाज द फर्स्ट, मुझे नवाजा गया इससे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 6 महीने के बाद मेरी राय का ऑर्डर आया। आज कितने लोग हैं जर्नलिस्ट, आप छोड़ लीजिए बाकी लोगों को, आपकी कम्युनिटी के लोग कितने बन हैं? अरे सब बिगड़े हुए ही नहीं हैं। अगर कोई बिगड़ा हुआ है उनको ठीक भी किया जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, मौका भी दिया जा सकता है। मैं हैरान हूँ, इतना प्यार है इनको कि धक्का धुक्की में क्या, अगर किसी में शराफत का भी कुछ बचा भी हो उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपके एरिया की बात कर लेते हैं, कुलगाम की। कुलगाम में इस बार विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा मेरा यही है, restoration of whatever is due to us, to the people of Jammu and Kashmir। वो कुलगाम के लिए भी है, हमें भी बोलने दो ना। हम शहरी हैं, ज़्यादा हम मांगेंगे नहीं, हम सिर्फ एक सिटीज़न हमें समझो, वो दर्जा दे दो हमें, और उस सिटीज़नशिप के कानून को, राइट को हमारे लिए भी रखो। मसलन मैं हैरान हूँ, हमारे महाराजा हरी सिंह साहब के वक़्त में 1927 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स मिला था, पुश्तनी बाशिंदे का हक मिला था, जॉब राइट्स मिला। वो कहाँ है आज? यहाँ नज़दीक है हमारे हिमाचल, कोई बाहर का नहीं खरीद सकता है ज़मीन। क्या वो ओटोटंग नहीं है? ये सिर्फ हम पर ही हथौड़ा क्यों? हमारी भी शनाख्त कुछ है। हमारा मुल्क जो है ना, इसमें बिन बोलने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, खाने पीने वाले, ड्रेस पहनने वाले, कुछ तो ख्याल रखो ना। सर, आखिरी सवाल, जैसे हलफनामे जो दिए जा रहे हैं, जो फर्स्ट 50 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के लोगों ने दिए हैं, उनमें काफ़ी करोड़पति भी सामने आए हैं। रविंद्र रैना जी का जो अपना उन्होंने हलफनामा दिया, उसमें उन्होंने बताया उनके पास सिर्फ 1000 रुपया है। हो सकता है। अब मैं किसी शख्स की नीयत पर शक नहीं कर लूँगा, जो भी होगा हो सकता है। तो वैसे वो शादीशुदा भी नहीं है शायद, तो इस लिहाज से बच्चे भी नहीं होंगे। बहुत है, फिलहाल बहुत है। थैंक यू सो मच सर। तो ये तारिक आमी साहब थे जो कह रहे थे कि अब कुलगाम के जो मसले हैं कुछ अलग हुए हैं, हालात भी बदले हैं यहाँ पर, और लोग जो हैं अपनी स्वाभिमान का, अपनी आइडेंटिटी के लिए इस बार चुनाव जो है लड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उम्मीद की जा रही है कि वोट करने आएंगे। कुलगाम से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।